Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss cerebrovascular accident, जो कि नॉर्मली हम इसको स्ट्रोक कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, व्हाट आर द कॉजेज़ उनको स्टडी करेंगे, रिस्क फैक्टर्स, वार्निंग साइंस जो कि अपीयर होते हैं स्ट्रोक में, उसकी स्ट्रोक के पेशेंट की किस तरह से एग्जामिनेशन की जाती है, कौन से नॉर्मल कॉमन साइनर्जी पैटर्न डेवलप्स हो जाते हैं उसकी बात करेंगे। मैनेजमेंट की बात करेंगे, डिफरेंट स्ट्रोक्स को किस तरह मैनेज करना है, और रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे जिसमें हम डिफरेंट मोटर रिकवरी स्केल्स, मॉडिफाइड एशवर्ड स्केल और डिफरेंट रिहेबिलिटेशन के एक्सरसाइजेस, पोजीशनिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक हदीस में शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल में लाती है और अच्छी फल यानी कि शहद देती है। तो आप सल्लम का मकसद ये था कहने का कि मोमिन हमेशा कैसा होता है कि वो अच्छी जगह पे जो है वो बैठता है, अच्छी कंपनी ज्वाइन करता है और अपनी ज़बान से हमेशा अच्छी चीज़ ही जो है वो अदा करता है। यही चीज़ थी जो कि आप सल्लम के अंदर बहुत ज़्यादा थी कि वो दूसरे की जो खैर होती थी, जो दूसरे के अंदर अच्छाई होती थी उसको प्रोमिनेंट करते थे, उसको मोटिवेट करते थे, उसको उभारने की कोशिश करते थे। दूसरे की जो बुराई होती है उसको पॉइंट आउट करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी दूसरे की अच्छाई को उभारना, उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो हनी बी होती है वो इतना मीलों सफ़र करती रहेगी लेकिन वो हमेशा अच्छी जगह पे जाके बैठेगी, फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगी और फ्लावर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हमेशा फ्लावर का भी फ़ायदा होता है और हनी बी का भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए हमें भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है। हमने हाउस फ्लाई वाला माइंडसेट अडॉप्ट नहीं करना कि वो हमेशा इतना ढूंढेगी और वो हमेशा जाके कचरे पे ही बैठेगी। तो फर्स्ट थिंग ये कि हनी बी वाला माइंडसेट कि अच्छी प्लेस पे बैठना है जहाँ किसी की गीबत ना हो रही हो, बुराई ना हो रही हो, वरना आपके अंदर भी नेगेटिविटी ही आएगी। आप खैर या पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं जमा कर सकेंगे। और जो है वो अपनी ज़बान से अच्छे लफ्ज़ अदा करने हैं कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना टूटे, और जो है वो जो ज़बान है उससे हक़ अदा हो, और सबसे बड़ा हक़ कुरान, हदीस, ये वाली चीज़ें। तो शुरू करते हैं अब अपना टॉपिक स्ट्रोक। पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। CVA सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक इज सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस कॉज्ड बाय एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो अगर डिस्टर्ब हो गई है तो उसकी वजह से जो सडन हमारे पास डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस आ रहे हैं, जिसमें कॉमनली स्पीच इंटरप्ट होती है, वीकनेस आती है, फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। तो डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो कि सडन अपीयर होंगे पेशेंट को ड्यू टू द इंटरप्शन इन ब्रेन, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरी है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमन टाइप है, 80% बंदों के अंदर यही होती है। इसमें क्या होता है कि कोई जो क्लॉट होता है ना वो ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो जो हो रहा होता है ब्रेन को वहाँ, यानी कोई भी आर्टरी के अंदर जाके क्लॉट जो है वो आर्टरी को ब्लॉक कर देगा और फिर उस आर्टरी के आगे जो है वो ब्लड को जाने नहीं देगा। तो जो भी ब्रेन का पार्ट उस आर्टरी के बाद होगा वो डिप्राइव्ड हो जाएगा ऑक्सीजन से, न्यूट्रिशन से। ये है इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि क्लॉट ने ब्लॉक कर दिया है उसका पाथवे, यानी कि ब्लड पहुंचने का पाथवे। और जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर हो जाती है, उसके अंदर से ब्लड जो है वो लीक करना शुरू हो जाता है ब्रेन के इर्द गिर्द। सो हेमोरेजिक में लीकेज होता है ब्लड का, जबकि इस्केमिक में हमारे पास ब्लॉक हो जाता है आर्टरी का पाथवे। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो इंट्रासेरिब्रल इस्कीमिया, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो दिखाई जा रही है कि क्या हुआ है कि यहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट यहाँ पे जैसे इधर देखें हम थ्रोम्बस फंस गया है तो आगे ब्रेन को नहीं मिल रही न्यूट्रिशन और ब्लड, दिस इज़ इस्कीमिक स्ट्रोक। और हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, कोई आर्टरी है रप्चर हो गई है, वो फट गई है, वहाँ से लीक होना शुरू हो जाएगा ब्लड।
सो डिफरेंट हमारे पास जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं, डिफरेंट फोकल डिफेक्ट्स आते हैं। जिस जगह की आर्टरी रप्चर हुई है या जिस जगह ब्लॉक हुआ है वहाँ के जो फंक्शंस थे वो जाना शुरू हो जाएंगे, वो लॉस हो जाएंगे। डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल के अंदर चेंजेस आती हैं, मोटर, सेंसरी, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इन सब चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों में चेंजेस आती हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया जो कि अफेक्ट हुआ है। अब स्ट्रोक जो है वो अगर 24 आवर्स से लेस उसके न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स रहे हैं, यानी 24 आवर्स के बाद पेशेंट ठीक हो गया है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। अगर 24 से पहले 24 आवर्स से एक दिन से पहले रिकवर हो गया पेशेंट, लेकिन अगर 24 आवर्स से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो रह रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रोक है। अब मोटर डिफेक्ट्स भी आते हैं, पैरालिसिस हो जाती है और जो वीकनेस हो जाती है, और सेंसिटिव डिफेक्ट्स भी आते हैं टिपिकली ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑपोजिट द साइड ऑफ लीजन। यानी कि अगर राइट साइड पे ब्रेन में लीजन हुआ है, ब्लॉक हुई है या रप्चर हुआ है, तो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी कॉन्ट्रालैटरल जो है वो इसके फीचर्स हमारे पास आते हैं। अब स्ट्रोक को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज़ में, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर कि उसकी क्या कॉज है। अच्छा, जो हमारे पास स्ट्रोक होता है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो होती है वो होती है थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो आर्टरी है उसके अंदर हमारे पास प्लैक फॉर्मेशन हो गई है और वो ब्लड को आगे नहीं जाने दे रही, दिस इज़ थ्रोम्बस। एम्बुलेंस क्या है कि कहीं और बॉडी के अंदर कोई जो है वो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है और वो डिसलॉज होके कहीं ब्रेन में आ गया है और उसने ब्रेन के पाथवे को इंटरप्ट किया है, तो दिस इज़ एम्बुलेंस, यानी कि वो उस जगह पे नहीं बना था, कहीं और से आया है। और हेमोरेज यानी कि कोई आर्टरी रप्चर हो गई है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी स्पेसिफिक वस्कुलर टेरिटरी की बेस पे कि कौन सी आर्टरी जो है जिसके अंदर ब्लॉक हुआ है या जो रप्चर हुई है, उसकी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम एंड वेस्टिब्युलो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम, वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम। ये सारे सिंड्रोम्स हम डिटेल में जो है वो भी अभी जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट कैटेगरीज़ के ऊपर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हमारे पास होते हैं, जैसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो कि 24 आवर्स से पहले तक होता है, मेजर स्ट्रोक होता है, माइनर स्ट्रोक होता है, डिटेरियोरेटिंग स्ट्रोक होता है और यंग स्ट्रोक होता है। अब अगर हम इनकी डेफिनेशंस देखें तो माइनर स्ट्रोक क्या होता है कि जिसके जो फीचर्स हैं, जिसके जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो प्रोलॉन्ग ना करें, यानी कि वो जो है ज़्यादा उसके डिफेक्ट्स ना आए आफ्टर ऑन। मेजर स्ट्रोक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना स्वेयर इम्पेयरमेंट हो जाती है इसको होने के बाद। इसमें वाइटल्स तो स्टेबल हो जाएंगे पेशेंट के, वो स्टेबल हो जाएगा पेशेंट, लेकिन उसके जो डिटेरियोरेटिंग अफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। डिटेरियोरेटिंग स्ट्रोक क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली उसकी जो कंडीशन होती है पेशेंट की वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बदतर होती चली जाती है और ज़्यादा डिटेरियोरेट होती चली जाती है, वो स्टेबल नहीं हो पाता। यंग स्ट्रोक क्या है, अगर 45 ईयर्स से पहले पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है तो उसको हम यंग स्ट्रोक कहेंगे। अब है एटियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉज होती है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है या जिसकी वजह से हेमरेज होता है, वो है एथीरियोसेक्लेरोसिस। एथीरियोसेक्लेरोसिस क्या होता है कि इसमें प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी आर्टरी के अंदर। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, प्लैक फॉर्मेशन हो गई है, लिपिड्स अकुमुलेट हुए, फिब्रिन भी हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम डिपॉजिट, ये सारी जो आर्टरी की वॉल है उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो गए, जमा हो गए और उन्होंने एक प्लैक बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टरी नैरो हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस रह गई है बीच में ब्लड को गुजरने के लिए, तो आर्टरी इसकी वजह से नैरो भी हो जाएगी और आर्टरी जो है ना इसकी वजह से वीक भी हो जाएगी। एन्यूरिज्म के चांसेस भी हो जाएंगे कि आउट पाउचिंग हो जाए आर्टरी की और फिर एन्यूरिज्म बर्स्ट हो जाएगा तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एथीरियोसेक्लेरोसिस जो है वो दोनों कॉज कर सकता है, ये जो है वो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है और हेमरेजिक स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है। तो अगर हम दोनों को स्टडी करें डिटेल में, हमारे पास जो स्ट्रोक है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप्स है वो हम देख रहे हैं
लो सिस्टमिक परफ्यूजन की वजह से। सेकेंड टाइप होती है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस और थर्ड टाइप होती है सेरेब्रल एम्बुलिस। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक की। तो इस्कीमिक स्ट्रोक में हम पहला जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, 3 क्लासिफिकेशन है इस्कीमिक स्ट्रोक की। ऐसे ही हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होती हैं हेमरेजिक स्ट्रोक की। तो पहले हम इस्कीमिक स्ट्रोक को देखते हैं। जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसमें जो कॉज होती है वो हो सकती है लो सिस्टमिक परफ्यूजन, यानी कि बॉडी का ओवरऑल जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो इतना लो हो गया है कि ब्रेन के अंदर जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहा ब्लड। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज से जो है वो क्या हो जाएगा, डिप्राइव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। उसकी जो परफ्यूजन होगी ब्रेन की वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो रिजल्टिंग क्या होगा कि सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो जाएगी, यानी कि पूरी बॉडी का जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, हाइपोटेंशन हो गई है। तो ब्रेन के अंदर भी जो वो ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाएगा और इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाएगा। यह है पहली कॉज। दूसरी कॉज है सेरिब्रल थ्रोम्बस, यानी कि वेसल के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने की वजह से वो आगे ब्लड को नहीं जाने देगा। दिस इज़ सेरिब्रल थ्रोम्बस, जिसमें थ्रोम्बाई यानी कि थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रल एम्बुलिस। सेरिब्रल एम्बुलिस क्या होता है कि बॉडी में कहीं और पे जो है वो हमारे पास कोई क्लॉट बना है, कोई प्लैक बना है और वो टूट के डिसलॉज होके ब्रेन के अंदर आ गया है और ब्रेन की आर्टरीज को जो है वो रोक रहा है, ऑक्लूड कर रहा है। दिस इज सेरिब्रल एम्बुलिस। तो हमने इसकी इस्केमिक स्ट्रोक की 3 जो है वो कॉजेज़ पड़ी, लो परफ्यूजन, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस एंड सेरिब्रल एम्बुलिस। अब हम देख रहे हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होती है वो है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज का मतलब है कि जो ब्रेन का पैरेन्काइमा है उसके अंदर हमारे पास हेमरेज हो गया है, जो ब्लड वेसल है वो फट गई है और जो ब्लड है वो बाहर आ गया है ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर। अब इस इंट्रासेरिब्रल हेमरेज की भी हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप ये है प्राइमरी सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो गया, अचानक जो वो थी वेसल वो खुद ब खुद फट गई है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ। और वो वेसल क्यों खुद ब खुद फट गई, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हो चुकी थी एथीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। वो जो हमने बात की थी शुरू में कि जो आर्टरी है उसके अंदर डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो अक्यूमुलेट होने की वजह से वीक कर देंगे आर्टरी को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आर्टरी वीक थी, आर्टरी के अंदर एनेरिज्म आउटपाउचिंग बना और वो फिर रप्चर हो गया। नॉन ट्रॉमेटिक जो है वो ये हमारे पास टाइप है इसकी कि स्पॉन्टेनियस हेमरेज बना और जो है वो एनेरिज्म की वजह से ब्लीड कर गई आर्टरी। दिस इज़ प्राइमरी सेरिब्रल हेमरेज। सेकेंडरी सेरिब्रल हेमरेज क्या होता है कि कॉज जो है वो अदर देन एनेरिज्म हो, यानी कि उसकी कॉज हो सकती है AVM और भी डिफरेंट हमारे पास ट्यूमर हो, कोई इन्फेक्शन हो, डिफरेंट कॉजेज़ आती हैं। तो इसके अंदर हम AVM को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सेरिब्रल हेमरेज की जो उसके अंदर हमारे पास आता है आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन। AVM स्टैंड फॉर आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन, यानी कि जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं उसके दरमियान हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं। जो कैपिलरीज हैं वो नॉर्मली इस स्ट्रक्चर की होती हैं, लेकिन AVM के पेशेंट के अंदर इस तरीके से टैंगल्ड हुई भी होती हैं कैपिलरीज एक दूसरे के अंदर, जिसकी वजह से वो इधर और उधर आर्टरी और वेन का फ्लो भी जो है वो रोक देती हैं। ये AVM हमारे पास कॉन्जेनिटल है, यानी कि जो है वो बाय बर्थ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास 50% चांसेस होती हैं कि उन पेशेंट के अंदर जो है वो आगे जाके हमारे पास इस हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाए। दिस इज़ इंट्रासेरिब्रल हेमरेज के उसके अंदर हमारे पास ब्लड के पैरेन्काइमा के अंदर ब्लीडिंग हो गई है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि जिसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए ताकि स्ट्रोक ना हो। पहले हम देखते हैं नॉन मॉडिफाइएबल, जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे एज है। एज
अबव देन 55 चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंडर है फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ अगर ये ऑलरेडी किसी को हो चुकी हैं तो हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट ये ख़त्म नहीं हो सकती। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि नॉन मॉडिफाइएबल हैं। मॉडिफाइएबल क्या है जो कि हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, वो है हाइपर लिपिडीमिया। लिपिड कंटेंट को कम लें डाइट के अंदर ताकि हाइपर लिपिडीमिया ना हो। स्मोकिंग की सजेशन करें। ओबेसिटी को कम करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करें। और डाइट को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट लें ताकि स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकें। दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक जो कि फ़ौरन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर जो है वो अपीयर होते हैं, जिसमें सबसे पहले है सडन नमनेस और वीकनेस ऑफ द फेस। फेशियल पैरालिसिस हो जाती है कि हमारा जो हाफ साइड ऑफ द ब्रेन होता है, मोस्टली हाफ साइड, उसमें हमारे पास फेशियल पैरालिसिस नज़र आती है। स्माइल जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं हो पाती और ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो जाती है, वीकनेस हो जाती है हाफ साइड ऑफ फेस के। सेकेंड इज़ सडन कन्फ्यूजन होगी, ट्रबलिंग स्पीकिंग यानी कि बोलने में मुश्किल होगी। आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें नज़र ना आए सही तरीके से। सडन जो है वो हमारे पास डिजीनेस हो सकती है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है। और लास्ट इज़ सडन स्वेयर हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर के अंदर दर्द होगा विदाउट एनी कॉज। एक हम नेमोनिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्ट्रोक के अंदर, स्ट्रोक के वार्निंग साइंस के अंदर, कि अगर किसी पेशेंट को ये साइंस हो रहे हैं तो फ़ौरन हमें जो है वो इमीडिएटली कॉल करना चाहिए किसी भी जो है वो हॉस्पिटल या एमरजेंसी सिचुएशन में। तो फास्ट स्टैंड फॉर, सबसे पहले एफ स्टैंड फॉर फेस, हाफ साइड ऑफ फेस की ड्रूपिंग होना शुरू हो जाएगी। ए स्टैंड फॉर आर्म की वीकनेस हो जाएगी। एस यानी कि स्पीच डिफ़िकल्टी होगी। एंड टाइम का मतलब है कि फ़ौरन अगर ये फीचर्स अपीयर हो रहे हैं तो हमने टाइमली कॉल करनी है एम्बुलेंस को। नाउ मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे स्ट्रोक की तो पहले हम इसको देख लेते हैं जो कि हमने कहा था ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक क्या होता है, कि 24 आवर्स से पहले इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं अगर स्ट्रोक के, तो उसको हम TIA कहते हैं। ये क्यों होता है? सडनली अगर जो है वो कोई एम्बुलाई आया था, ब्रेन के अंदर रुका, लेकिन वो वहाँ रुका नहीं रहा, वो आगे मूव ऑन कर गया, तो उसकी वजह से हमें एक सडन जो है वो TIA होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है। ये हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट ने, हाइपरटेंशन के पेशेंट ने बहुत ज़्यादा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले ली हैं जिसकी वजह से उसका जो BP था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से भी ये ट्रांजिएंट अटैक आ सकता है जो कि 24 आवर्स से पहले सही हो जाएगा। और सेरिब्रोवास्कुलर स्पैज़म की वजह से भी हो सकता है। तो दीज आर द कॉजेज़ जिसकी वजह से TIA होता है। और जब TIA किसी को हो जाए तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने जो बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की, मेजर स्ट्रोक क्या था कि होगा तो वो स्टेबल, लेकिन उसकी जो इम्पेयरमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, स्वेयर होंगी। दिस इज़ मेजर स्ट्रोक। डिटेरियोरेटिंग स्ट्रोक क्या होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो मज़ीद डिटेरियोरेट करते जाएंगे विद द टाइम। यंग स्ट्रोक था कि 45 ईयर्स से पहले अगर पेशेंट को हो रहा है, दिस इज़ यंग स्ट्रोक। अच्छा, वेस्कुलर साइंड्रोम्स, अगर हम बात करें सिवियरिटी की कि स्ट्रोक किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी, तो हमारे पास पहले आएगी लोकेशन ऑफ इस्कीमिक प्रोसेस, कि जो हमारे पास हुआ है इस्कीमिया वो उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो मेजर आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है या माइनर आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, क्या वो ऐसी आर्टरी को ब्लॉक करे जिसके जो फंक्शंस थे, जो सप्लाई वो जहाँ कर रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उस ब्रेन के पार्ट के थे, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। देन साइज़, कितना बड़ा हुआ है, कोई छोटा सा है या बड़ा सा हुआ है इस हमारे पास स्ट्रोक, तो साइज़ डिपेंड करता है नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, कि कौन सा स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व हुआ उसका फंक्शन क्या था, क्या बहुत इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन था, या अगर उसका फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, वाइडली स्प्रेड। द अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल ब्लड फ्लो, के उस जगह की कोई और भी कहीं और से भी ब्लड सप्लाई आ रही है कि सिर्फ उसी ब्लड वेसल से उसकी सप्लाई थी जो कि ब्लॉक हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए कि स्ट्रोक जो है वो कितना ज़्यादा सवेयर होगा। अब वेस्कुलर सिंड्रोम्स में हम डिफरेंट आर्टरीज़ के बारे में बात करेंगे।
जैसे हमारे पास अगर हम देखें, ये है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि ये वाली है। ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन के इस वाले पोर्शन को सप्लाई करेगी, और ये वाला जो ब्रेन का पोर्शन होता है ये हमारे लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी हम होम्यूनकुलस देखेंगे, तो इसलिए जब ये वाली आर्टरी ब्लॉक होगी तो जो सिम्टम्स होंगे वो हमारे लोअर बॉडी के अंदर आएंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से। ये है हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जब अफेक्ट होगी तो हमारे पास फेस और अपर लिम्ब के ज़्यादातर सिम्टम्स आएंगे। ये है हमारी जो है वो, यहाँ पे ये है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जब जो है वो ब्लॉक होगी तो हमारे पास फेस और जो अपर लिम्ब है उसके सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ये वाला जो सारा पोर्शन है ब्रेन का ये हमारा अपर लिम्ब और फेस को कंट्रोल करता है। तो जब मिडल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक होगी तो फेस और अपर लिम्ब चला जाएगा, और जब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक होगी तो पोस्टीरियर हमारे जो है वो आइज़ को ज़्यादातर सप्लाई कर रही होती है, विजुअल। तो हमारे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर, जो कि यहाँ है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर हमारी जो है वो विजुअल चेंजेस आएंगी। एंटीरियर में अपर लिम्ब, मिडल में एंटीरियर में हमारे पास लोअर लिम्ब, मिडल में अपर लिम्ब एंड फेस, एंड पोस्टीरियर के अंदर विजुअल सिम्टम्स आएंगे। ये हमारे पास होम्यूनकुलस आ गया कि ये वाला जो पार्ट था वो हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा था। तो ये वाला जो ब्रेन के अंदर परफ्यूजन हो रही थी ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से हो रही थी। तो हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक होगी तो ये हमारे पास लोअर लिम्ब के फीचर्स आएंगे। ये हमारे पास जो है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करी थी तो हमारा फेस और अपर लिम्ब अफेक्ट होगा। एंड ये वाला हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही थी, और ये पार्ट विजुअल को कंट्रोल करता है तो हमारे पास विजुअल सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। अब हम टेबल के अंदर देखते हैं एक एक स्ट्रोक को अच्छी तरीके से, इसके क्या सिम्टम्स आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर रही होती है। तो लोअर लिम्ब के हमारे पास फीचर्स आएंगे। लोअर लिम्ब के हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगी, यानी कि मोटर सिम्टम्स आएंगे, और जो सेंसरी सिम्टम्स हैं वो भी हमारे पास आएंगे लोअर लिम्ब के। अब ये कॉन्ट्रालेटरल आएंगे, जैसे कि हमने शुरू में बात कर ली थी कि अगर राइट साइड ब्रेन अफेक्ट हुआ है तो लेफ़्ट साइड पे हमारी बॉडी के ये सिम्टम्स आएंगे लोअर लिम्ब के अंदर, कि जो मोटर इन्वॉल्वमेंट थी यानी कि पैरालिसिस हो जाएगी और सेंसरी लॉस हो जाएगा बॉडी के अंदर। थर्ड थिंग इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी पेशेंट के अंदर। फोर्थ क्या होगा कि वो इमिटेशन और एप्रेक्सिया हो जाएगा, यानी कि हम अगर उसको कोई टास्क देंगे कि वो हमारे पीछे रिपीट करे तो वो रिपीट नहीं कर पाएगा, हमें कॉपी नहीं कर पाएगा, दैट इज़ एप्रेक्सिया। नेक्स्ट हम जो इसके अंदर फीचर देख रहे हैं वो है रिफ्लेक्सेस, जो है ना वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। जैसे बेबी के अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है कि अगर हम बेबी के हाथ के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो बेबी फ़ौरन क्या करते हैं, ग्रिप कर लेता है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। ये जो रिफ्लेक्स है जब हम बड़े होते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है, ये रिफ्लेक्स दोबारा आ जाता है कि अगर हाथ के ऊपर उनकी कोई चीज़ लगेगी तो वो फ़ौरन उसको ग्रैप्स कर लेंगे, और वो बेशक जितनी कोशिश करें छुड़वाने की वो चीज़ हाथ से उनकी नहीं छूटेगी। सो ये वाली जो है हमारे पास चेंजेस आ जाती हैं। तो हमने इसमें जो चेंजेस पढ़ी वो ये था कि पैरालिसिस हो जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब की सेंसरी लॉस हो जाएगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, एप्रेक्सिया होगा, रिपीट नहीं कर पाएगा, ग्रास्प रिफ्लेक्स और सकलिंग रिफ्लेक्स में मसला आएगा। नेक्स्ट जो कि हम बात कर रहे हैं वो है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये लफ्ज़ है सेरिब्रल आर्टरी। सेरी जो बैलर है, जो हमारा सेरिबेलम होता है तो उसको भी आर्टरी सप्लाई करी होती है, तो उनके भी नाम सिमिलर होते हैं। तो BCQ को सॉल्व करने में हमने ये गौर से देखना है कि ये सेरिब्रल लिखा हुआ है या सेरिबेलर लिखा हुआ है, तो इसको हमने देख के और पिक करना है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जैसे कि अपर लिम्ब और फेस को सप्लाई कर रही थी, तो क्या होगा कि अपर लिम्ब और फेस की मोटर जो कंट्रोल है वो चला जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी। सेंसरी जो कंट्रोल था वो चला जाएगा। अब ये भी कॉन्ट्रालेटरल है, अगर राइट साइड पे हुआ है बॉडी के अंदर स्ट्रोक तो लेफ़्ट साइड पे ये वाले सिम्टम्स आएंगे, मोटर लॉस, सेंसरी लॉस अपर लिम्ब का और फेस का। देन
यहाँ पे जो होगा वो ये होगा कि मोटर स्पीच के अंदर इम्पेयरमेंट्स आएंगी। अब अगर हम देखें ब्रोकास एरिया को और वर्निकीज एरिया को, तो ये दोनों एरियाज होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी स्पीच से होता है। अब ब्रोकास एरिया क्या करता है, अब पहले हम वर्निकीज को देख लेते हैं। वर्निकीज क्या करता है कि कोई भी इंसान जब बोल रहा होता है तो वर्निकीज उसको सेंस करने की कोशिश करता है, सेंस करता है कि जो बंदा है उसने क्या बोला है। जैसे अगर हमने किसी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो जो सामने वाला इंसान होगा वो वर्निकीज एरिया को यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। इसको रिसेप्टिव भी कहते हैं। रिसेप्टिव यानी कि वो सेंस करेगा कि वो पेशेंट जो बंदा है उसने क्या बोला है, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेगा। तो वर्निकीज क्या होता है, हमारे पास सेंसरी एरिया होता है, रिसेप्टिव एरिया होता है जो कि हमारी जो इंसान ने सामने वाले इंसान ने बोला है उसको समझने की कोशिश करता है। ब्रोकास जो है वो मोटर एरिया होता है कि अब हमने उसका जो क्वेश्चन था वो समझ लिया, अब हमने उसका आंसर बोलना है अपने मुंह से। तो ब्रोकास एरिया मोटर एरिया है जो कि हमारी उसके अंदर मदद करता है कि हम क्या बोलें। तो अगर वर्निकीज में मसला होगा, पेशेंट को बात समझ ही नहीं आई, उसका ब्रोकास एरिया तो ठीक है वो बोल तो सकता है लेकिन उसको बात समझ ही नहीं आई, तो इसको वर्निकीज और फ्लुएंट एफेजिया कहते हैं। एफेजिया यानी कि बोलने में मसला हो रहा है। वर्निकीज और फ्लुएंट का क्या मतलब है कि उसको समझ ही नहीं आई बात। ब्रोकास तो उसका ठीक है वो बोल तो बहुत फ्लुएंट रहा है लेकिन हमें ही नहीं समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसको खुद नहीं समझ आया था कि हमने क्या सवाल पूछा था। ब्रोकाज में क्या होता है कि उसका वर्निकीज तो ठीक है, उसको सवाल हमारा समझ तो आ गया लेकिन जब वो बोलना जो चाह रहा है वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसका ब्रोकाज ख़राब है। तो इसको नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं कि उसके पास वोकैबुलरी लिमिटेशन आ जाएगी, स्लो हेजिटेंट स्पीच होगी उसकी क्योंकि उसका ब्रोकाज यानी कि बोलने के अंदर उसको जो है वो मसला होगा। तो ये दोनों हमारे पास स्ट्रोक के अंदर चेंजेस आ सकती हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से। और अगर हमारे पास ब्रोकास और वर्निकीज दोनों ही ख़राब हो गए हैं स्ट्रोक के अंदर तो इसको हम ग्लोबल एफेजिया कहते हैं कि ना तो वो समझ सकेगा, कॉम्प्रिहेंड कर सकेगा कि उससे क्या पूछा गया है, और ना वो फ्लुएंटली जवाब दे पाएगा, तो नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी उसकी। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिलेटरल निगलेक्ट। यूनिलेटरल निगलेक्ट क्या होता है कि पेशेंट को इस तरीके से यूनिलेटरल निगलेक्ट हो जाता है, उसको एक ही तरफ जो है वो चीज़ नज़र आ रही होती है और दूसरी तरफ नहीं आती। दिस इज़ यूनिलेटरल निगलेक्ट। डेप्थ परसेप्शन नहीं होगी, जैसे अगर हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं तो हमें पता है कि ये काफ़ी ऊंचाई है, हम अगर यहाँ से छलांग मारेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको डेप्थ परसेप्शन नहीं हो पाएगी कि ये मुझसे ये जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ज़मीन से कितनी दूर है। इस तरीके से डेप्थ परसेप्शन उसकी ख़राब हो जाएगी। एंड एग्नोसिया हो जाएगा। एग्नोसिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन रिकग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे ये विजुअल एग्नोसिया, हम अगर एक चीज़ उसको दिखाएंगे तो वो उसकी शेप को चेंज कर देगा और कभी कभार पहचान ही नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ है। दिस इज़ एग्नोसिया। ये वाली जो सिम्टम्स थे ये हमने इसके अंदर देख लिए हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगी इसके अंदर। स्पीच पहले अगर हम देखें तो मोटर चेंजेस आएंगी, फिर हमारे पास सेंसरी चेंजेस आएंगी अपर लिप और फेस के अंदर, स्पीच में डिफ़िकल्टी होगी, ब्रोकास एफेजिया होगा, वर्निकीज एफेजिया होगा या ग्लोबल एफेजिया होगा, दोनों के अंदर मसला है। यूनिलेटरल नेग्लेक्ट हो जाएगा पेशेंट को, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, डेप्थ परसेप्शन नहीं हो पाएगी और हमारे पास एग्नोसिया होगा। ये वाले फीचर्स हमने देखे हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर। अब है हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जैसे कि हमने बात की थी कि ये आइज़ को सप्लाई कर रही है विजुअल एरिया को, तो इसके जो फीचर्स हैं वो भी सारे आइज़ वाले ही होंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉन्ट्रालेटरल होमोनाइमस हेमी एनोप्सिया। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी आइज़ होती हैं वो हमें फील्ड जो होती हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास बीच में हमारे पास नेज़ल फील्ड होती है और दोनों साइड्स के ऊपर टेम्पोरल फील्ड होती है। तो जो तो हमारी जो साइड्स होंगी वो चली जाएंगी, यानी कि सेम साइड्स हमें एक इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो हमारे पास हेमी एनोप्सिया हो जाएगा, हाफ हमें आइस से नज़र नहीं आएगा और ये भी कॉन्ट्रालेटरल होगा। बायलैटरल भी हो सकता है, दोनों साइड्स का भी हो सकता है।
और इसके बाद हम देखेंगे फेस ब्लाइंडनेस यानी कि प्रोसोपेग्नोसिया। डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को पहचानने में कि जब उसके सामने कोई आएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन इंसान है, फेस को रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। दिस इज़ प्रोसोपेग्नोसिया। उसको जो है वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया का क्या मतलब है? डिफ़िकल्टी रीडिंग में डिफ़िकल्टी होगी उसको, राइटिंग में मसला नहीं होगा। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें पार्किंसन की, तो राइटिंग क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, माइक्रोग्राफिया हो जाता है। और जो सेरिब्रलर डिसफंक्शन होते हैं उसमें हमारे पास मैक्रोग्राफिया हो जाता है, राइटिंग बड़ी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई राइटिंग में मसला नहीं आएगा, एग्राफिया नहीं होगी, बस रीडिंग के अंदर जो है वो मसला आ रहा होगा, डिसलेक्सिया, यानी कि रीडिंग समझ ही नहीं आएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसको कलर में भी मसला होगा, कलर की नेमिंग नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा ये कौन सा कलर है, कलर की डिस्क्रिमिनेशन में मसला होगा। नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफिकल डिसओरिएंटेशन, यानी कि डिसओरिएंटेशन हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा रास्तों के बारे में, कि उस जैसे हमें रास्ते याद रहते हैं तो उस पेशेंट को रास्ते भूल जाएंगे। तो इसके अंदर जो चीज़ें हमने देखी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है वो आइज़ में मसला होगा, कॉन्ट्रालैटरल होमोन्यूमस हेमी एनोप्सिया हो जाएगा। हमारे पास जो है वो बायलेटरल भी हो सकता है, प्रोसोपेग्नोसिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, और हमारे पास जो है वो टोपोग्राफिक डिसओरिएंटेशन हो सकती है। अगर हम, ये थी पेरिफेरल टेरिटरी की बात। अगर हम सेंट्रल टेरिटरी की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या फीचर्स आ सकते हैं? इसमें हमारे पास जो है वो हेमीबेलिस्मस हो सकता है, यानी कि हमारे जो हैंड्स हैं उनकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा और वो ऐसे ही हमारे हाथ जो है वो हिल रहे होंगे। दिस इज़ हेमीबेलिस्मस। हेमीबेलिस्मस हो सकता है उसको। वेबर्स सिंड्रोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से हमारे पास जो है वो वेबर सिंड्रोम हो जाता है। वेबर सिंड्रोम में थर्ड जो हमारे पास ऑक्लोमोटर नर्व होती है उसकी पैलिसी हो जाती है और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाता है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि वेबर सिंड्रोम पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से होगा और इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्लोमोटर जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी पैरालिसिस हो जाती है। तो वेबर सिंड्रोम हो गया हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास हेमीबेलिस्मस हो गया कि हमारे पास जो हमारे लिम्स हैं उसकी इनवॉलेंट्री जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। दिस इज़ वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम में क्या होगा कि थर्ड हमारी जो ऑक्लोमोटर नर्व है उसका मसला आया है, तो हमारी जो आईलिड होगा वो ड्रॉप कर जाएगा, यानी कि टोसिस ऑफ आइज़ हो जाएगी कि हम इसको उठा के रखेंगे तो ये खुला है, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो फ़ौरन जो आईलिड है वो इस तरीके से ड्रूप कर जाएगा, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो जाएगी, हाफ फेस जो है वो इस तरीके से ड्रूप करना शुरू हो जाएगा। अब हम लास्ट आर्टरी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी। वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी में जो फीचर्स आएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इप्सिलेटरल होंगे। हमने जो बाकी सबका बात की वो था कॉन्ट्रालेटरल फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी में प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास इप्सिलेटरल सेम साइड ऑफ द बॉडी क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी विद एट्रोफी ऑफ हाफ ऑफ द टंग। हमारा जो टंग है वो पैरालाइज हो जाएगी, उसकी एट्रोफी हो जाएगी, जो टंग है वो उसी तरफ प्रोट्रूड करने लग जाएगी जिस साइड पे हमारे पास पैरालिसिस हुई है। राइट साइड की पैरालिसिस हुई है तो राइट साइड पे ही हमारी जो टंग है वो प्रोट्रूड करना शुरू कर देगी। तो ये इप्सिलेटरल हमारे पास टंग की मूवमेंट होगी। कॉन्ट्रालैटरल क्या होगा, जो हमारे पास अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो चारों लिम्ब होते हैं, टेट्राप्लेजिया हो जाता है, चारों लिम्ब की, अपर लिम्ब भी दोनों और लोअर लिम्ब भी दोनों, उसकी पैरालिसिस हो जाती है। इप्सिलेटरल हमें जो है वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, सेम साइड की सेंसेशंस हमारे पास चली जाएंगी, वर्टाइगो, नोज़िया, वॉमिटिंग, निस्टैग्मस, आइज़ की जो मूवमेंट होती है वो होगी, और हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब ये याद करने वाली बात है कि वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी के सिंड्रोम के अंदर हॉर्नर सिंड्रोम आता है, वेबर आता है पोस्टीरियर में और हॉर्नर आता है वर्टिब्रो बेसिलर में। अब हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें मायोसिस हो जाएगी, टॉसिस हो जाएगी और डिक्रीज्ड
स्वेटिंग हो जाएगी। जैसे अगर हम ये वाली साइड अफेक्टेड है हॉर्नर सिंड्रोम में, तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगी, स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, टॉसिस हो जाएगी, हमारी जो आईलिड है वो ड्रॉप करना शुरू हो जाएगी, और मायोसिस हो जाएगी, हमारे रेटिना में प्रॉब्लम होगी। सो हॉर्नर सिंड्रोम होगा हमारे पास वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी के अंदर। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी के अंदर और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की अगर कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है, कंप्लीट बेसिलर आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो हमारे पास टेट्राप्लेजिया भी हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया यानी कि चारों लिम्स की पैरालिसिस हो जाएगी। इसको हम लॉक्ड इन सिंड्रोम भी कहते हैं कि हमारे जो चारों लिम्स हैं उसकी पैरालिसिस हो जाए। बायलेटरल क्रेनियल नर्व्स की पैरालिसिस हो जाती हैं, दोनों साइड्स की बायलेटरल जो नर्व्स हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स वो पैरालाइज हो जाएंगी, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। कॉग्निशन तो उसकी ठीक होगी, कॉग्निशन इज स्पेयर्ड, यानी कि कॉग्निशन सही है, वो अवेयर है, लेकिन उसके चारों लिम्स जो हैं वो पैरालिसिस में चले जाएंगे। और इसमें हमारे पास फेशियल पैरालिसिस भी होती है। दिस इज़ लॉक्ड इन सिंड्रोम। इसके 6 फीचर्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा, चारों लिम्ब हमारे पास पैरालाइज हो जाएंगे, एन आर्थ्रिया होगा, स्पीच जो है उसमें स्पीच में मसला होगा, पैरालिसिस होगा, फेशियल मसल्स वगैरह का तो हम बोल नहीं सकेंगे, आई मूवमेंट्स जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, आइज़ बिल्कुल स्टिल हो जाएंगी, कॉन्शियसनेस में मसला होगा, जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। पेशेंट की कॉग्निशन तो ठीक होगी, कॉग्निटिव अवेयर होगा वो, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में मसला आएगा। रेस्पिरेटरी चेंजेस आ जाएंगी, यानी कि उसको सांस लेने में मसला होगा, एंड डिप्रेशन भी होता है, लॉन्ग टर्म जो है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि ये सिंड्रोम तो पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो सबसे पहला है ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, उसका जीसीएस लेवल जो है वो लो हो सकता है, उसको डिफरेंट स्पीच में लैंग्वेज में मसला आएगा, उसको जो है वो डिस्फेजिया हो जाएगा, इंगल्फिंग में मसला होगा, स्वेलोइंग में मसला होगा, उसके जो है वो इमोशंस, बिहेवियर, परसेप्शन चेंज हो जाएगा, सीजर्स भी हो सकते हैं, उसको ब्लैडर एंड बॉवल डिसफंक्शनिंग हो सकती है, जैसे कि हमने बात की थी कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशन में उसका आगे जाके और गलत यानी कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बेड रिटन पेशेंट होगा तो उसको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होंगे, अल्सर्स के चांसेस होंगे कि बेड सोर्स हो जाए, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस डीवीडी के चांसेस होंगे, और फ्रैक्चर भी उसको हो सकता है क्योंकि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, मसल एट्रोफी हो जाएगा। अगर हम गेट की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ गेट होते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रोक में देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास सर्कमडक्टरी यानी कि हेमीप्लेजिक गेट, कि पेशेंट की एक साइड हेमीप्लेजिया हुआ हुआ है, यानी कि एक साइड ऑफ बॉडी में स्ट्रोक है, तो इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन में अपनी टांग को घुमाएगा, सर्कमडक्ट करके चलेगा। दूसरा होता है पुशर सिंड्रोम के, तो वो एक साइड के ऊपर जो है वो क्या होगा, लीन करना शुरू कर जाएगा, और हमने ये ध्यान रखना होता है कि जिस साइड का स्ट्रोक है उस तरफ से हम उसको ना खींचें, वरना वहाँ से डिसलोकेट होने के चांसेस होंगे। अच्छा, अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे स्ट्रोक की, तो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इसकी डायग्नोसिस होगी। हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि कैसे उनको ये अपीयर हुआ, डिफरेंट चीज़ों की एग्जामिनेशन करेंगे, नर्व्स की डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे, और सेरिब्रोवास्कुलर इमेजिंग करेंगे। जैसे कि अगर हम सीटी स्कैन कराएं, सीटी स्कैन के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक हमें ब्लैक कलर का नज़र आता है, इस तरीके से यह है इस्कीमिक स्ट्रोक, ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है सीटी स्कैन के ऊपर। सीटी स्कैन के ऊपर हेमोरेजिक स्ट्रोक हमारे पास वाइट नज़र आ रहा होता है, जो कि ब्लड वेसल रप्चरिंग की वजह से होता है। इसमें हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वेसल है वो रप्चर हो गई है ब्रेन के अंदर ही, तो ब्रेन का प्रेशर जो होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो रेज हो जाएगा। अगर हम एमआरआई की बात करें तो ऑपोजिट हो जाएगी चीज़ें, ब्लैक नज़र आ रहा था इस्कीमिक स्ट्रोक सीटी के ऊपर, तो वाइट नज़र आएगा इस्कीमिक स्ट्रोक एमआरआई के ऊपर, और वाइट नज़र आएगा इस्कीमिक स्ट्रोक एमआरआई के ऊपर, और ब्लैक नज़र आएगा हेमोरेजिक स्ट्रोक एमआरआई के ऊपर।
अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करें तो रिहैबिलिटेशन डिपेंड करती है कि पेशेंट के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। अब स्ट्रोक क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, तो ब्रेन की जो चेंजेस होती हैं वो दोबारा ब्रेन डेवलप तो नहीं कर सकता। जो उसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं, जो ख़राबी हो चुकी वो अब बेहतर यानी कि नहीं हो सकती, लेकिन हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसको हम बिल्कुल मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन उसकी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बेहतर हो जाए। तो इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ों का रोल होता है। स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और जो है फिज़िकल थेरेपी, इन सब का मिल के ये काम करेंगे ताकि उसकी लाइफ को जो है वो उसकी क्वालिटी को अच्छी कर सकें। एग्ज़ामिनेशन में डिफरेंट चीज़ों की एग्ज़ामिनेशन हम करेंगे। क्रेनियल नर्व्स की एग्ज़ामिनेशन होगी, उसकी सेंसेशन की, मोटर फंक्शन, मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस, पोस्चर, गेट, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उसकी एंड्योरेंस, फंक्शनल स्टेटस, हर चीज़ को हम एग्ज़ामिन करेंगे। स्ट्रोक के अंदर ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि हम कराते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है कि हम उससे जो है ना कहेंगे कि आप स्माइल करें। जब वो स्माइल करेगा तो एक साइड पे तो स्माइल हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रोक वाली साइड है उसके ऊपर हमारे पास स्माइल नहीं हो सकेगी। सेकंड चीज़ है कि पेशेंट से हम कहेंगे कि वो कंप्लीट सेंटेंस बोले, लेकिन क्योंकि उसकी फेशियल पैरालिसिस होगी तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, स्पीच के अंदर डिफ़िकल्टी होगी उसको। थर्ड थिंग इज़ कि हम उससे कहेंगे कि आप अपने दोनों आर्म्स को जो है ना वो रेस करें। एक हाथ तो उसका रेस हो जाएगा, बट दूसरा हाथ उसका रेस नहीं हो पाएगा, आर्म ड्रिफ्ट होगी। अब मोटर फंक्शन असेस जब हम करेंगे कि जो स्ट्रोक का पेशेंट है उसको स्ट्रोक हो चुका, अब उसकी कितनी जो मोटर कैपेबिलिटी है वो बाकी रही है, तो उसको हम देखने के लिए हम देखेंगे डिफरेंट स्केल्स की बात करेंगे। मोटर जब हम चेक कर रहे होंगे तो स्टेजेस ऑफ मोटर रिकवरी हम देखेंगे कि किस तरह पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, अब वो वापस जो है वो रिकवरी की तरफ आएगा, दोबारा उसके पास मोटर मूवमेंट जो है वो उसकी रीगेन होगी। तो ये इसके अंदर हम बर्नस्टॉर्म जो है, बर्नस्टॉर्म साइंटिस्ट था, उसने ये डेवलप किया था। उस स्केल को अब हम जो है वो स्टडी करेंगे। दिस इज़ बर्नस्टॉर्म का स्टेजेस ऑफ मोटर रिकवरी। अच्छा, अब मोटर रिकवरी में स्टार्ट करते हैं हम 1 से। पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, अब स्ट्रोक होने के बाद फ़ौरन बाद जो बॉडी होती है वो फ्लैसिड पैरालिसिस में चली जाएगी। जैसे अगर हम इधर देखें, ये लाइन क्या है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो चुका है। अब स्ट्रोक होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल पेशेंट की बॉडी फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी उसकी बॉडी में। फिर हम जब एक्सरसाइज कराएंगे या वो खुद ही जो है वो ठीक होगा तो सेकेंड स्टेज आएगी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, साइनर्जी पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं, और सेकेंड स्टेज में ही पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि उनका साइनर्जी पैटर्न एक बिल्ड हुआ होता है जब वो आते हैं। तो सेकेंड स्टेज क्या होता है कि उसका जो साइनर्जी पैटर्न है वो फॉर्म हो जाता है और जो बॉडी है उसके अंदर स्पेस्टिसिटी डेवलप होने लग जाती है। अब ये जो ग्राफ है ये स्पेस्टिसिटी का है कि किस तरह स्पेस्टिसिटी बढ़ती है और फिर वो कम होती है। तो सेकेंड स्टेज में हमारे पास स्पेस्टिसिटी भी, इमर्जेंस ऑफ स्पेस्टिसिटी, थोड़ा सा पेशेंट की बॉडी में स्पेस्टिसिटी आ जाएगी और जो है वो साइनर्जी पैटर्न अपीयर हो जाएगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो स्पेस्टिसिटी है वो मैक्सिमम पे चली जाएगी और जो साइनर्जी पैटर्न बना हुआ था उसी पैटर्न के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी, यानी कि उसके लिए फ्लेक्शन करना क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले तो वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा होगा साइनर्जी पैटर्न में, लेकिन फिर क्या होगा कि जो उसकी मूवमेंट है वो बेहतर होना शुरू होगी फ्लेक्शन पैटर्न के अंदर ही। अगर फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न बना हुआ है उसका, तो फ्लेक्शन वाली जो मूवमेंट है वो करना शुरू हो जाएगा, वॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाएगी साइनर्जी पैटर्न के अंदर ही। और स्पेस्टिसिटी मैक्सिमम भी होती है ग्रेड 3 में। अगर BCQ आएगा कि किस स्टेज में मैक्सिमम होती है स्पेस्टिसिटी, तो वो ग्रेड 3 में होती है। ग्रेड 4 में अब क्या होगा कि वॉलेंट्री मूवमेंट शुरू होगी आउटसाइड साइनर्जी पैटर्न, यानी कि अब एक्सटेंशन है वो इम्प्रूव होना शुरू होगी, यानी कि एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगी आउटसाइड द साइनर्जी पैटर्न। अगर फ्लेक्शन उसका पैटर्न बना हुआ है तो एक्सटेंशन अब वो करना शुरू हो जाएगा और जो स्पेस्टिसिटी है अब वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा कि मज़ीद जो है वो कंट्रोल बेहतर हो जाएगा आउटसाइड द साइनर्जी पैटर्न, जो मूवमेंट है वो परफॉर्म होगी।
डिफ़िकल्ट मूवमेंट कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर हम 5th ग्रेड को देखें, डेवलपिंग कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल और आइसोलेटेड मूवमेंट्स, यानी कि जो उसकी मूवमेंट्स हैं, ओवरऑल मूवमेंट्स वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, उसका कंट्रोल अच्छा शुरू हो जाएगा और जो स्पेसिसिटी वो बिल्कुल ही डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 6th स्टेज में क्या है, रिटर्न टू नियर नॉर्मल मोटर कंट्रोल। नियर नॉर्मल के करीब करीब वो जब वो रिटर्न कर चुका होगा कि उसकी जो मोटर पावर है वो आ चुकी होगी और कोई स्पेसिसिटी यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। कुछ जगहों पे एक और स्टेज दिया जाता है, स्टेज नंबर 7, कि पेशेंट 6 में तो नियर नॉर्मल आया है, स्टेज 7 में बिल्कुल ओरिजिनल पे आ जाएगा, नॉर्मल पे, लेकिन ये पेशेंट के अंदर अचीव नहीं हो पाता। और एक और चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये है, द लास्ट रिकवरी स्टेप इज़ नॉट अचीव बाय सेवरल पेशेंट्स फॉर द रिकवरी पर्पस, क्योंकि पेशेंट के अंदर प्लेटू आ जाता है। प्लेटू का क्या मतलब है, हो सकता है कुछ पेशेंट 3rd स्टेज पे आके रुक जाएं, फिर जितनी हम कोशिश कर लें वो 3rd स्टेज के बाद 4th स्टेज पे जा ही ना सकें, या 4th पे आके कोई रुक जाए, बहुत कम होते हैं जो कि 6th तक पहुंच पाते हैं। अब हम डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हैं जो कि स्ट्रोक के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पैटर्न होते हैं, फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न एंड एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न। फ्लेक्शन, अगर हम जो है अपर लिम्ब के पैटर्न्स की बात करें तो अपर लिम्ब में ये वाला हमारे पास है फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न और ये है एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न। ऐसे ही लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब में ये हमारे पास है फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न और ये है हमारे पास एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न। अगर हम मसल्स की बात करें कि कौन सी जो है वो मूवमेंट होती है, तो जब हम फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न की बात कर रहे हैं कि अपर लिम्ब की बॉडी फ्लेक्स हो गई है, तो उस पैटर्न के अंदर स्कैपुला रिट्रैक्ट हो जाता है, शोल्डर अबडक्टेड और एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है, एल्बो फ्लेक्स हो जाती है, फोरआर्म सुपिनेशन में चला जाता है, रिस्ट और फिंगर्स भी फ्लेक्स हो जाती हैं। लोअर लिम्ब में भी जो फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न बनता है तो हिप फ्लेक्शन में चला जाता है, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन हो जाती है हिप की, नी फ्लेक्स हो जाती है, एंकल की डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाती है। ये अपर लिम्ब का साइनर्जी पैटर्न और ये लोअर लिम्ब का साइनर्जी पैटर्न। अब हम अगर एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न की बात करें तो अपर लिम्ब में स्कैपुला प्रोट्रैक्ट हो जाता है, अडक्ट हो जाता है, शोल्डर इंटरनल रोटेट हो जाता है, एल्बो बिल्कुल एक्सटेंड हो जाती है, फोरआर्म प्रोनेट हो जाता है एंड रिस्ट एंड फिंगर्स की फ्लेक्शन होती है। अगर हम लोअर लिम्ब के एक्सटेंशन पैटर्न की बात करें तो लोअर लिम्ब में हिप की एक्सटेंशन होगी, अडक्शन होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, नी एक्सटेंड हो जाएगी, एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन होगी। अब हम दूसरे स्केल की बात कर रहे हैं जो है मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। अब ये किस चीज़ का स्केल है, ये है स्पेसिसिटी कैलकुलेट करने का कि पेशेंट की बॉडी में स्पेसिसिटी का कौन सा लेवल है। तो पहला लेवल क्या होगा, 0 लेवल, कि बॉडी के अंदर कोई टून ही नहीं है, बिल्कुल बॉडी लैक्स हुई हुई है, यानी कि बिल्कुल जो है वो ऐसी हो गई है कि उसको एक तरफ हिला लो दूसरी तरफ हिला लो, वो आराम से मूव कर रही है, उसमें कोई भी टून नहीं है। तो 0 इज़ नो टून। फर्स्ट इज़ क्या हमारे पास जो है वो स्लाइट टून मौजूद होगी और एक कैची रिलीज सा आएगा एट द एंड। अब ये कैची रिलीज क्या है, कैची रिलीज को नॉर्मली हम कह सकते हैं कि झटका सा हमें महसूस होगा, कैची यानी कि एक जगह जाके वो रुकेगा और फिर ऐसा महसूस होगा कि वो रिलीज हुआ है, रुकेगा रिलीज होगा, ऐसा महसूस हो जाएगा एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन। अगर सिर्फ ये कैची रिलीज सा एक बार रेंज ऑफ मोशन के एंड में आया है, दैट इज ग्रेड 1। और अगर हमारे पास जो है वो ग्रेड 1 का ही सेकेंड पार्ट है, यानी कि 1+ जिसे हम कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो ये कैची रिलीज सा हमें फील हुआ है, ये हमारे पास थ्रू आउट द रेंज ये बार बार कैची रिलीज सा फील हो रहा होगा। सेकेंड में क्या होगा, मोर मार्क्ड इंक्रीज इन टून, पूरी ही रेंज ऑफ मोशन में टून जो है वो इंक्रीज महसूस होगी। अब ये कैची रिलीज नहीं होगा ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 में क्या होगा कि टून बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, कंसीडरेबल इंक्रीज़ हो गई है कि पैसिव मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। और ग्रेड 4 में क्या होगा कि बिल्कुल ही फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में जो पार्ट होगा वो रुक जाएगा। तो अब हम वीडियो के थ्रू जो है वो इसको देखते हैं। सबसे पहला जो ये मूव करके दिखा रही है ये क्या है, टून 0 है, ये 0 ग्रेड है, बिल्कुल लैक्स हुआ हुआ है,
जॉइंट के इधर मूव कर लो, उधर मूव कर लो, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, तो ये ग्रेड 0 है। अब ग्रेड 1 ये करके दिखाएंगी, जिसमें क्या हुआ कि लास्ट में हमारे पास जो है वो कैची रिलीज सा फील हुआ, बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन के एंड में। ये है ग्रेड 1। ग्रेड 1 प्लस क्या है कि जो कैची रिलीज है ये थ्रू आउट महसूस होगा कि कैची रिलीज सा फील हो रहा है। ग्रेड 2 क्या है कि इंक्रीज हो जाएगी टोन। ग्रेड 3 क्या है, और ज़्यादा कंसीडरेबल इंक्रीज हो जाएगी टोन। और ग्रेड 4 क्या है कि वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाएगा, एक ही फ्लेक्शन पैटर्न बन जाएगा या एक्सटेंशन पैटर्न बन जाएगा। नाउ अब हम डिफरेंट स्ट्रोक के हमारे पास स्केल्स आते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कितनी जो है वो डिसेबिलिटी हुई है। तो इसके अंदर हमारे पास फ्यूगल मेयर असेसमेंट ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस FMA स्केल है, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन असेसमेंट ऑफ मूवमेंट स्ट्रीम, चेडोक मैकमास्टर स्ट्रोक असेसमेंट स्केल है, स्ट्रोक इम्पैक्ट स्केल है, एंड सिंसिनेटी स्ट्रोक स्केल। ये डिफरेंट हमारे पास स्ट्रोक के स्केल्स हैं कि हम देखें कि कितना पेशेंट के अंदर जो है वो डिसेबिलिटी आई है। फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस की बात करें हम कि क्या इंटरवेंशन देंगे पेशेंट को जिसको स्ट्रोक है, तो उसके अंदर हम उसकी जो मोटर लर्निंग है उसको अच्छी करने की कोशिश करेंगे, सेंसरी फंक्शन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोटर और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं। उसकी फ्लेक्शन और जॉइंट इंटीग्रिटी बेहतर करेंगे, स्ट्रेंथ बेहतर करेंगे, पोस्चरल कंट्रोल और बैलेंस बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उसकी गेट को इम्प्रूव करेंगे। अगर हम अब रिहैबिलिटेशन की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रोक जो है उसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हुआ है तो बेड रिडन हो जाएगा पेशेंट। तो उस पेशेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी है ताकि उसकी बॉडी की जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। अब हमने ध्यान से एक्सरसाइजेस करानी है कि हम उसको जो है वो साइनर्जी, उसका जो अगर फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न है तो हमने वो मूवमेंट्स नहीं करानी जो कि उसके फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न को इंक्रीज़ करेंगी। अगर फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न है तो हम वो वाली मूवमेंट कराएंगे, एक्सटेंशन वाली मूवमेंट्स कराएंगे, हाथ की एक्सटेंशन कराएंगे, फिंगर्स की एक्सटेंशन कराएंगे, ताकि उसके पैटर्न को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट की। जब वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, यानी कि बेहतर नहीं मतलब फिर जब हम ये करा लेंगे रेंज ऑफ मोशन, फिर हम कराएंगे उसको उसकी बॉडी की पोजीशनिंग, कि अगर पेशेंट एक ही तरफ लेटा हुआ है, सीधा ही लेटा हुआ है, तो उसको बेड सोर्स होने के चांसेस हैं। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसकी पोजीशनिंग कराते रहेंगे, उसको टर्न कराते रहेंगे, उसको करवट दिलाएंगे। तो हर 2 घंटे के बाद ज़रूरी होता है स्ट्रोक के पेशेंट में कि उसकी जो है वो जो पोजीशन है उसको चेंज किया जाए। तो अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, सुपाइन लेटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको टर्न करने की कोशिश करें तो हम ये वाली पोजीशन बनाएंगे, उसकी जो लेग्स हैं उसको नीज़ को बेंड करेंगे, इसके हाथ का फिस्ट बनाएंगे और फिर इसको इस तरीके से पकड़ के जो है वो हम क्या करेंगे, टर्न करने की कोशिश करेंगे। हर 2 घंटे बाद हमने टर्निंग करनी है। फिर उसके जो मसल्स हैं उसको बेहतर करने के लिए बॉडी के, उसको ब्रिजिंग करा सकते हैं। जब वो बैठने के काबिल हो जाएगा तो हम उसको जो है वो इस तरीके से बिठाएंगे और उसको हम कहेंगे कि अपने आर्म से सपोर्ट ले। जब वो बैठा हुआ होगा तभी हम उसको उसकी जो सिटिंग है उसको इम्प्रूव कराएंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा के कि उसकी जो मसल्स हैं, एक्सियल ट्रंक कंट्रोल है वो बेहतर हो सके। जब वो बैठने के बाद खड़े होने के काबिल हो जाएगा तो हम फिर उसको खड़ा करेंगे। इस तरीके से हम उसके पीछे से होल्ड करेंगे ताकि उसका जो पाँव है वो पीछे को ना जाए। हम साइड वाइज भी कर सकते हैं और हम फ्रंट से भी कर सकते हैं कि जो थेरेपिस्ट है वो फ्रंट पे बैठा हुआ अगर अपने पाँव को इसके पाँव के पेशेंट के पाँव के पीछे कर लेगा ताकि इसका पेशेंट का पाँव बैकवर्ड स्लिप ना हो, और फिर उसको सिट से स्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। जब वो खड़ा होने के काबिल हो जाएगा उसके बाद हम उसको जो है वो डिफरेंट गेट ट्रेनिंग करेंगे, उसको जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे और उसकी जो लोअर लिम्ब है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसको मिनी स्क्वाट्स भी करा सकते हैं। That's it for the today's session. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।